हेलो। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घर में सब ठीक होंगे। कभी क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुका है। थोड़ा बहुत मुझे बुखार था और जुकाम भी था, जिस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आगे। आज का हमारा टॉपिक होगा आयनिक बॉन्ड्स एंड इट्स कंडीशंस एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन आयनिक बॉन्ड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? चलो। आवर टुडेज टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखो, जनरली आयनिक मींस क्या है, आप आयनिक बॉन्ड से ही समझ गए होंगे कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? आयन के थ्रू। ठीक। अब आयन कैसे फॉर्मेशन होंगे? जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन होगा। इट मींस द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस बॉन्ड इज आल्सो नेम एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको समझने के लिए हम पहले लिखेंगे इनकी डेफिनेशन, बेसिक टर्म, देन वी विल डिस्कस अबाउट। ठीक। तो ध्यान से आप इस जो टॉपिक है या इस चैप्टर को ध्यान से समझें। आपको पूरी गारंटी देता हूं मैं, आप कुछ ऐसा सीखेंगे या इतना इजी वे में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। क्या है आपका? फर्स्ट डिफाइन करते हैं हम आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है when an atom lose its electron or the complete transfer of an electron of an atom, जो डोनेट करेगा वो कैसा होगा? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू एन अदर एटम। जो एक्सेप्ट करेगा इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो पढ़ा है हमने, when an atom lose its electron or the complete transfer of electron of an atom to another atom, दूसरे एटम को वो लूज कर दे, that is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि उसके एग्जांपल जो समझता है, एग्जांपल क्या है? सपोज हमारे पास एक एटम है जिसका आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, प्लस चार्ज कैरी किया इलेक्ट्रॉन, एंड the second atom X gave its electron या accept this electron to form X minus. So total क्या होगा reactions? M plus X minus to form MX. ये कैसा कंपाउंड हो गया आपका? आयनिक कंपाउंड। इनके पीछे बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द टू आयंस के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सपोज ये देख लो, अगर एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। तो NaCl के बीच में एक्चुअल कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ओनली क्या है आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। NaCl, ये आप पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन कैटायन एंड एनायन। देखो, जब कोई एटम लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बनाएगा? अपने आयन बनाएगा। जो लूज करेगा उसको हम बोलते हैं कैटायन।
कैटायन जो एक्सेप्ट करता है वो आपका होता है एनायन। एनायन कैटायन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने कहा था मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड एनायन जो एक्सेप्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसका कैसे चार्ज होगा, ये होगा आपका नेगेटिव और कैटायन आपका होगा पॉजिटिव। सो NaCl इनके बीच में एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, ओनली द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स कैसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके थ्रू दोनों आयन आपस में बाइंड होते हैं। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक्चुअल में देयर इज अ नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू आयंस। आयन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। कभी आपने आयनिक कंपाउंड को इस तरह नहीं देखा होगा कि Na बॉन्ड Cl, ऐसे नहीं देखा है आपने, हमेशा डायरेक्टली इस तरह से देखा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ओनली क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? So how the bond formation? So by the complete transfer. So उसको डिस्कस करेंगे किसके थ्रू, with the example of electron dot structure of element. तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तब तक आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। तो देखो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कौन सा, NaCl। NaCl एक्चुअल कैसे हुआ ये बॉन्ड, जो NaCl फॉर्म्ड हुआ है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन इससे कैसे हुआ होगा कि जो आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। हाँ 11। आपने सेल में कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 1। क्लियर? नाउ सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो इट लूजेस आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So Na lose its outermost valence electron and get positive charge. यहाँ से कहते हैं loss of electron, और आप ये लिख सकते हो transfer of electron, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सेम हेयर आपका है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और ये आपका 2 8 7। ठीक, so chlorine accept this electron and to negative charge। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक, सो टोटल रिएक्शन क्या हो गई, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइंड हो गया, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, तो सपोज आपका सोडियम का आउटर मोस्ट बैलेंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास आपके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इसको हम दूसरे से डिनोट कर लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आ जाए। x x x x x x x देखो है ना 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसका 1 और इसका 7। सो सोडियम ट्रांसफर इज आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे आपका हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका कंपाउंड, अब जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है कैसे बनेगा, Na इसने लूज किया था तो इसके पॉजिटिव चार्ज, देन क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और जो गेन किया था एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड इट गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस और NaCl। तो ये आपका हो गया आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस क्लोरीन को, तो किस तरह दे रहा है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म आयन। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए क्लियरली, जिससे आपको समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, MgCl2। वैसे आपने 10th क्लास से पढ़ा था ना, कार्बन इस कंपाउंड में MgCl2। इसका बना के देखो कौन कौन से एटम है, इसमें 2 एटम है आपका, एक Mg और एक आपका Cl। एंजिम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का 17। कॉन्फ़िगरेशन कर लो इसका, ये आपको हो जाएगा 2 8 2,
ये आप तो अभी आपने किया था 287। तो आउटर मोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मैग्नीशियम lose its outermost valence shell electron and get to positive charge। यहां पे क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। ये ट्रांसफर करेगा किसको? क्लोरीन। क्लोरीन गेट दिस। अब देखो Mg में कितने हैं आपके? क्लोरीन 2 आइटम हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, N2 फॉर्म है 2Cl माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई, मॉलिक्यूल था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बन गया। ठीक, तो कैसे ट्रांसफर होगा? देखो मैग्नीशियम आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने थे? 2। ऐसे शो कर लो या ऊपर शो कर लो, कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर लो। क्लोरीन, अच्छा तो आपको सही से बता दे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये आपका मैग्नीशियम, यहाँ पे इधर क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका क्लोरीन। 2 आइटम है क्लोरीन के, आज मैग्नीशियम के दोनों तरफ इनको सर्व करेंगे। तो मैग्नीशियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस क्लोरीन एंड गिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा है, किनको? दोनों क्लोरीन एटम को। तो ये आपका क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम को दे रहा है। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे? मॉलिक्यूल Mg ने दोनों ट्रांसफर कर दिए, 2+ चार्ज आ गया। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब जब चार्ज ट्रांसफर हो गया तो हल्की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी इनके बीच में, जिसके थ्रू बाइंड होंगे। तो आपका बनेगा Mg2 + 2Cl माइनस और MgCl2। देखो यहां पे भी इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ओनली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो है आपका दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कैसी है? स्ट्रॉन्ग, जिससे आपके मॉलिक्यूल बाइंडेड होते हैं आपस में और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब कहेंगे? जब आयन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखो दोनों कंडीशन समझनी है। ये आपका क्या है? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो ये आपका बन गया आयन। ये कैसा आयन है? ये कैटायन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, नेगेटिव आयन, एनायन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है। वैलेंट, देखो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मतलब वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आपका बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम किस पे? फेवरेबल कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। उससे पहले मैं एक और टर्म समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनना है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अभी हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। अब हम फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को। छोटा सा टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि छोटी सी छोटी जब टर्म्स आपको मिलेंगी आएंगी तभी आप आगे कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर समझ पाओगे। ठीक है ना। बहुत आपको केमिस्ट्री में आपने जेईई नीट्स की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी बुक की डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज मतलब छोटे छोटे टर्म्स कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन वहां उन्हीं पॉइंट से पुट अप होते हैं। हम बेसिक टर्म्स को छोड़ देते हैं
और वही हमारा वीक पॉइंट होता है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो कवर करते हुए चले, रेस्ट ऑफ जो बच जाएगा उसको हम प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आप समझो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। या द ट्रांसफर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द टेंडेंसी of transfer of electron of an atom or an element is called electrovalency. Clear है? The tendency of transfer of electron of an atom or element is called electrovalency. तो इसके कैसे समझोगे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम, बढ़िया सा एग्जांपल है ये। एग्जांपल अंडरस्टैंड हो गया तो आपका आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, आप डायरेक्टली कंप्लीट करोगे। तो क्या है, आप इनको पीरियड में याद कर लो, पीरियड में और ग्रुप में। कैसे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखो सारे पीरियड में है, सारे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट पीरियड है। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम इसलिए पीरियड ले लेते हैं क्योंकि एक सीरीज में आते हैं सारे, इसलिए। जो लिथियम फैमिली के जितने भी आपके एटम होंगे, लिथियम फैमिली के जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो होगी 1। ठीक, ये 1 ये क्या करेंगे, लूज करेंगे। ठीक है, 1। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बेरिलियम फैमिली की 2, बोरॉन फैमिली की 3, कार्बन फैमिली की 4, नाइट्रोजन फैमिली 3, ऑक्सीजन फैमिली 2, फ्लोरीन 1, नियॉन 0। ये 0 क्यों भाई, क्योंकि ये तो फुलफिल्ड है, इनका तो आउटर मोस्ट फुलफिल्ड है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 0 है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इनको फुलफिल्ड है, 0 कर दिया, तो यही इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर, कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी पे डिपेंड कहलाती है। सो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ electrovalency of elements in respective group elements। क्लियर, तो ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आयनिक, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कस करते हैं फेवरेबल कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो नाउ द फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हर चीज की कोई कंडीशन होती है, हमारी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार आज मन नहीं है पढ़ने का, आज नहीं, आज छोड़ दो, कंडीशन होगी ना हमारी, आज मन नहीं हो रहा जाने का स्कूल, आज नहीं पढ़ना है। तो वैसे आयनिक बॉन्ड का भी कुछ कंडीशन होती है जिसमें फॉर्मेशन होती है, जहाँ बनता है। कभी कभी होता है ना कि अगर घर पे कहते नहीं हो पेरेंट्स से कि अगर आप मुझे करके दोगे तो मैं इतने करके दूंगा, ठीक है ना, पेरेंट्स कंडीशन लगा देते हैं, अगर तुम्हारे 90% मार्क्स आ गए तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा। तो वैसे ही आयनिक बॉन्ड भी कहता है कि मेरी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, देखो पहली कंडीशन आपकी होती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ठीक, किसकी होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी कैसी होगी, लो एनर्जी एंथैल्पी। हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। जितनी लो होगी उतनी जल्दी बाहर रिमूव होगा आपका इलेक्ट्रॉन। भाई अगर टाइटली फोर्स होगी तो वो निकलेगा ही नहीं बाहर, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो पहली कंडीशन क्या है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड फेवरेबल कंडीशन होती है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये किसकी होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम और एलिमेंट। क्लियर है ना, जब ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव का होगा, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बनना है, कैटायन आयन के बीच में, तो एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई क्यों होनी चाहिए, फिर आप थर्ड चैप्टर में मूव करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when add an electron of outermost valence shell of an atom, किसी भी एटम के outermost valence shell में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ऑलवेज क्या होती है, हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। बैलेंस में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होगी, वो भी नेगेटिव चार्ज, तो वो रिपल्शन क्रिएट होगा। तो रिपल्शन क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज हाई होनी चाहिए। नाउ द थर्ड कंडीशन इज हाई लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी होती है। हाँ तुम कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, ये कौन सी टर्म आ गई लैटिस एंथैल्पी, ये कोई टर्म नहीं होती है, हमने तो पहले सुना ही नहीं था इसका नाम। ये भी एक एंथैल्पी होती है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगला टॉपिक इससे रिलेटेड है, समझो कि ये भी है। दीज आर द थ्री फेवरेबल कंडीशंस टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था, लेकिन अब नई एक एंथैल्पी आ गई जिसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी पढ़ लिया आपने, ये इसको देख के कह रहे हो कि सर ये क्या आएगा नया चीज, हर दिन कोई नई बता रहे हो। देखो लैटिस एंथैल्पी एक्चुअली होती क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या, लैटिस एंथैल्पी। तो आयनिक बॉन्ड इन तीन कंडीशन में फॉर्मेशन होगा, क्लियर हो गया। तो आप आयनिक बॉन्ड इन तीनों कंडीशन में देख लोगे, जिसका ये अगर तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा अच्छा है। अब इसको देखते हैं कि हाई लैटिस एंथैल्पी है क्या। इसका मतलब हाई तो मतलब हाई होनी चाहिए, लेकिन इसको समझो कि ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी होती क्या है। लैटिस एंथैल्पी होती है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ आयनिक बॉन्ड और द एंथैल्पी ऑफ formation of the ions of a ionic crystal, it's called lattice enthalpy। क्लियर, देखो डिफाइन कर देते हैं तो आपको पूरा तरह क्लियर हो जाएगा। तो लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, तो यहां लिख लो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic compound is produced from its gaseous ion
लैटिस एंथैल्पी। ठीक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपका Na प्लस Cl माइनस टू फॉर्म NaClS सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड क्रिस्टल बनना है किसका? आयनिक कंपाउंड का। किसके थ्रू बन रहा है? इट्स गैसियस आयन। ये जो आपके सोडियम प्लस एनायन कैटायन ये कैसे होनी चाहिए? गैसियस कंडीशन में होनी चाहिए, देन दे फॉर्म। सो इन कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसियस आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, so amount of energy released is called lattice enthalpy। lattice enthalpy कहलाती है। क्लियर? ये lattice enthalpy है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे, बॉर्न हैबर प्रोसेस या बॉर्न हैबर साइकिल, तब आपको ये टर्म क्लियर होगी। मैंने lattice enthalpy की डेफिनेशन मेंशन कर दी है। इसको हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसको नोट करें आप, फिर मैं दूसरी डेफिनेशन लिखाता हूं। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन किसमें उल्टा करके लिखूं? अब यहां से इनको फॉर्मेशन करना है तो लिख दो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड gaseous ion of a ionic compound। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गैसियस आयन ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, कि एक आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयन में ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये कंबाइंड होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और इसको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो एनर्जी होती है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, जिसको डिनोट करते हैं यू से। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस या बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? देखो, अगर कोई आयनिक सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है तो टोटल एनर्जी जो फॉर्म होती है इट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले हम हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन विद लैटिस एंथैल्पी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, द अमाउंट ऑफ energy released to formation of a compound from its pure and stable elemental state is called heat of formation, clear, which is denoted by delta FH। अगर ये आयनिक क्रिस्टल जो बन रहा है इसके बनने की जो एंथैल्पी है इट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये कैसे बनते हैं? इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इनके कॉम्बिनेशन में मतलब एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लेकिन जो एक क्रिस्टल बनना है इसकी जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो कैसे होता है समझो, देखो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, किसके थ्रू बन रहा है? आपका आयंस के थ्रू। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्योर एंड स्टेबल एलिमेंटल स्टेट। इस टर्म को समझना है आपने, क्या कोई कंपाउंड बनना है। इसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपका है Na, ये कैसा होता है? प्योर फॉर्म में कैसा होगा? सॉलिड प्लस हाफ Cl2 प्लस गैस टू फॉर्म NaCl सॉलिड।
सो सॉलिड और गैसेस प्योर सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो टोटल आपकी एनर्जी फॉर्म दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच एफ. इट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. क्लियर? दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो टोटल एंथैल्पी जो फॉर्मेशन लगती है वो किस तरह प्रोसेस. देखो वी ऑल नो दैट प्योर फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करता. इट इज ऑलवेज रिएक्ट व्हेन इट हैज अ गैसियस स्टेट. सो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगी? जब उसके गैसेस आयन फॉर्म्ड होंगे, गैसियस एटम एंड आयन फॉर्म होंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स. क्लियर? तो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है देखो. हम पहले सोडियम इज कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस या आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो सोडियम कन्वर्ट इनटू Na gas. Chlorine is also convert into its isolated gaseous atom. So both case the amount of energy required इनको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? सब्लिमेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड करी. तो यहाँ पे कैसी एनर्जी होगी? ये पॉजिटिव. क्लोरीन क्या है? गैसेस पे है. यहाँ 2 क्लोरीन एटम हमको हाफ चाहिए तो हमने क्या है? हाफ कर दिया. हाफ करेंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हाफ डी. दिस एनर्जी ऑल्सो पॉजिटिव. So these gases atom combine together to form a NaCl solid substance. तो आपका एक टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगी NaCl के बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आपकी हो गई हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो रिएक्ट कैसे करेंगे? When one electron लूज, क्योंकि हमने ये पढ़ना है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना. इलेक्ट्रॉन लूज बाय सोडियम. कौन सी एनर्जी थी? आयनाइजेशन एनर्जी. लो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव. क्लोरीन किस पर कर रहा हूं? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज आ गया तो कौन सी एनर्जी हो गई? क्या? हाँ, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा एनर्जी यूज होगी. नाउ द गैसियस आयन कंबाइंड. अब गैसियस आयन आपस में कंबाइंड होंगे तो ये और ये आपके कंबाइंड होंगे और फॉर्मेशन करेंगे इसका. ठीक? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पे एनर्जी निकली है दैट इज कॉल्ड डेल्टा यू. ये यू ही आपकी है लैटिस एंथैल्पी. ये U आपका है लैटिस एंथैल्पी. क्लियर? सो इन दिस प्रोसेस द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन की इसके बनने में कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन लगी, कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज हुई है, तो उसका फॉर्मूला लिख लो. डेल्टा एफ एच. कौन कौन सी एनर्जी यूज हुई इसके बनाने में? हमको पहले लगी सब्लिमेशन एनर्जी, फिर हमने यूज करी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हमने यूज किया हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, और फिर हमने यूज किया माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर एक और यूज करी हमने माइनस डेल्टा यू. डेल्टा यू आपका लेटिस एंथैल्पी. सो दिस इज द टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. क्लियर हो गया? देखो ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन है. ये लैटिस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी. तो सारी एनर्जीज हैं. इन सब के सम का क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो ये क्या बता रहा है कि अगर रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट हो तो टोटल ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इक्वल होती है द सम ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ NaCl सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड हेंस लॉ. ये हेंस लॉ इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा. थर्मोडायनेमिक्स में हेंस लॉ है कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट हो, जो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होती है? इक्वल होती है. तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन जब डायरेक्ट बना डेल्टा एच एफ, और जब इन सब एनर्जी का सम बना तब भी इसके इक्वल है. सो दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैबर प्रोसेस और लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड. क्लियर? नोट डाउन करो. देन वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी. The next topic is the factor affecting lattice enthalpy.
भाई जो लैटिस एंथैल्पी उसके भी कुछ फैक्टर होंगे कि कब लैटिस एंथैल्पी आपकी हाई है कब लो होगी, ये डिपेंड करती है, ठीक है ना, और किस तरह से वर्क करेगी वो एक फैक्टर्स है। तो जो लैटिस एंथैल्पी होती है, लैटिस एंथैल्पी, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं LE, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। ये तो आपने पढ़ा ही है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये आपस में इस तरह से बॉन्डेड है। चलो सही से बना देते हैं, ये आपका A और ये आपका B, ठीक, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो ये इस पे कैसा चार्ज होगा, Q1, मान लो अगर ये कैटायन है पॉजिटिव, ये आपका एनायन है, ये Q2, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये Q1 Q2, और R क्या है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके आपस के न्यूक्लियर की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड R। सो इस पर डिपेंड करेगी। क्लियर, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। इसको मैं थोड़ा सही से रख देता हूं जिससे क्लियर हो जाए आपको। लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर, इस पर डिपेंड करती है। सो AP मैंने एग्जांपल ले लिया, सोडियम, हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का और क्लोरीन का। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एटम सोडियम और ये क्लोरीन, तो इसके बीच में क्या है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे बॉन्डेड हो रखे हैं। सो इसका चार्ज कैसा होगा, Q1, इस पे चार्ज Q2, and the internuclear distance it is defined by R. So the lattice enthalpy is directly proportional to the charge and inversely proportional to the radius. Clear, radius क्या है आपका size, इसको बोलेंगे हम size. Clear? So देखो जब ये है lattice enthalpy, तो lattice एक आयनिक कंपाउंड के lattice में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होगा, एक आपका होगा कैटायन, एक आपका होगा एनायन। क्लियर, तो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए बात करें तो, और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए। हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि कैटायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि कैटायन का एक आयन लूज होता है और एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। सो यहां पे साइज कैसा होगा, साइज आपका होगा स्मॉल। क्लियर, स्मॉल, और चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज आपका होना चाहिए हाई। क्लियर, एनायन, एनायन का साइज आपका होना चाहिए बिगर, और चार्ज तो इसका भी हाई होना चाहिए। ये तो नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। अगर हम कैटायन की बात करते हैं, अगर कोई आयनिक कंपाउंड मिल गया उस पर कैटायन की बात करते हैं, अगर मैं आपको कभी कंपैरिजन करने के लिए दे दूं, तो आप हमेशा कैटायन का साइज टॉप टू बॉटम मूव करने पर बढ़ता है। तो कैटायन का हम फैक्टर को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैटायन का साइज तो पहले ही छोटा है, जितना छोटा होगा उतना आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है ना, जितना छोटा होगा साइज रिस्पेक्टिव ऑफ एनायन के थ्रू, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम लैटिस एंथैल्पी को कैटायन के बेस पे, एनायन के साइज के बेस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैटायन के साइज का कोई रोल ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका साइज तो पहले ही छोटा है। अगर ग्रुप पे बात करेंगे, जितना आपका छोटा साइज होगा उस पर डिपेंड करता जाएगा। एनायन की बात करते हैं, तो एनायन क्या होता है, देखो एनायन के भी हम साइज की बात करते हैं। चार्ज तो आपका सेम रहेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों कंडीशन में आपका आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो लैटिस एंथैल्पी जो फैक्टर डिफाइन करती है वो क्या है, साइज ऑफ एनायन पे। तो जो आपका साइज ऑफ एनायन है वो दो है, एक आपको हो जाएगा स्मॉल एनायन और ये आपका हो जाएगा लार्ज एनायन, लार्ज एन आयन। याद रखो बस, इससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक, स्मॉल कौन से होते हैं, जो आपको बोलने में आसानी हो। ठीक है ना,
जिसमें आपको बोलने में आसानी हो, H प्लस OH माइनस F माइनस Cl माइनस O2 माइनस। तो ये जो आपके हैं जितने भी हैं ये सब कैसे हैं आपके स्मॉल एनायन। इनका साइज कैसा होता है, ये सारे हैं स्मॉल एनायन। लार्ज वाले कौन से होंगे, जो पॉली एटॉमिक एनायन। इट मीन्स आपका SO4 2 माइनस PO4 2 माइनस NO3 माइनस CO3 2 माइनस ClO4 2 माइनस C2O4 2 माइनस सॉरी ClO4 माइनस SO3 2 माइनस एक्सेट्रा। जितने भी हैं ये क्या है आपके लार्ज एनायन एंड लार्ज कैटायन, सॉरी स्मॉल एनायन एंड लार्ज एनायन, इस पर डिपेंड करेंगे। देखो चार्ज अगर दोनों कंपेरिजन करके, चार्ज जिसका ज्यादा है तो ज्यादा एनी कैरेक्टर होगा। चार्ज तो हमने पहले पढ़ लिया था, चार्ज हाई होना चाहिए और साइज स्मॉल होना चाहिए। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं इनके ऊपर, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं इनका यूज करके, एनायन और कैटायन का यूज करके। ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल दे देते हैं कि LiF NaF चलो इसको हटाते हैं। LiF LiF NaF KF देन आपका हो जाएगा RBF एंड आपका CSF। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें आयनिक कैरेक्टर आपने बताना है कि LiF और CF में आयनिक कैरेक्टर कैसे होगा। ठीक, या लैटिस एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी। आयनिक कैरेक्टर बात की बात में पहले लैटिस एंथैल्पी फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लैटिस एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी। देखो यहाँ पे देखो आपका क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये क्या है कैटायन है। तो कैटायन का साइज कैसा है, ये सबसे स्मॉल है और ये कैसा है, इन सब में सबसे बिगर लार्ज है भाई कैटायन का। अब फ्लोरीन देखो, ये स्मॉल है और यहां भी स्मॉल है। फ्लोरीन सब देखो, फ्लोरीन तो सेम है ना, फ्लोरीन चेंज थोड़ी किया मैंने, यहाँ पे भी सेम। हमको ये देखते हैं कि केवल जब हम कैटायन देखेंगे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इसका साइज बढ़ रहा है। तो अब इस वाले में क्या है, स्मॉल, दोनों स्मॉल है, और इस वाले में एक स्मॉल और एक बड़ा है, एक छोटा और एक बड़ा। तो ज्यादा बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, दोनों स्मॉल स्मॉल के बीच में या दोनों बिगर और स्मॉल के बीच में। भाई एक लंबा है एक छोटा है, भाई इनका तो कॉम्बिनेशन बहुत दूर का हो गया है, तो इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये जल्दी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा होगा। तो लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा ये है, लैटिस एंथैल्पी कौन सी है, ये लैटिस एंथैल्पी। आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम फजान रूल डिस्कस करेंगे, तब उसको बता दें। आयनिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, फजान रूल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो ये देखो ये हो जाएगा आपका स्मॉल स्मॉल बिगर स्मॉल। दोनों का इंट्रैक्शन कैसा होगा भाई, वीक है ना, एक बड़ा एक छोटा है, जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, मैच ही नहीं कर रहा कहीं से। स्मॉल स्मॉल दोनों मैच कर रहे हैं भाई, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैचिंग है, ठीक है ना। तो आपका हो गया ये। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल देख लो, BeSO4 क्लियर, MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4। अब देखो यहां कैटायन कैसा है, स्मॉल, एनायन कैसा है, लार्ज। लार्ज में आ गया ना सपोर्ट टू माइनस, ऐसे मूव करते जाओ आगे। इसका कैटायन एक्सट्रीम देखना, फर्स्ट एंड लास्ट। ये कैसा है आपका
बिगर या लार्ज, और SO4 तो लार्ज है, ये हमने देखा है, टेबल बनी है ऊपर। अब किसके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी? यहाँ पे स्मॉल और लार्ज है, और यहाँ पे लार्ज और लार्ज है। भाई दोनों एक जैसे आ गए, दोनों का नेचर एक जैसे, कंडीशंस। तो लार्ज लार्ज का ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस फैक्टर में लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिसऑर्डर हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी का। इस वाले पे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। साइज ऑफ एनायन और साइज ऑफ कैटायन भी देखना है। कैटायन का साइज तो आप पता कर लेंगे, कैटायन का साइज ऑलवेज छोटा होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एनायन। यहाँ एनायन का साइज बड़ा है, ये हमने कैटायन की बात की इसलिए लार्ज लिखा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एनायन का साइज बड़ा होगा कैटायन से, वो तो ऑब्वियसली है। लेकिन हम अगर पीरियड बात करेंगे तो कैटायन का साइज और एनायन का साइज, एनायन में दो साइज है, एक स्मॉलर और एक लार्ज वाला। तो इसको देखो, फिर ये एग्जांपल और करते हैं। अगला चार्ज का ले लेते हैं एक NaCl MgCl2 और AlCl3। अब बताओ भाई ये कैसा है? कैटायन, इसका अगर आयन बनाएंगे तो कैटायन, तो ये कैसा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कैटायन बना, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? सोडियम पे Na+, मैग्नीशियम पे Mg2+, एल्युमिनियम पे Al3+। क्लोरीन तो तीनों जगह सिमिलर है। क्लोरीन कैसा है? स्मॉलर आयन है, तो इसको तो हटा दो अभी। अब इसकी बात कर लो। कैटायन का साइज एनायन से ऑलवेज छोटा होता है। अब साइज और चार्ज दोनों ही आ रहे हैं। जब साइज और चार्ज दोनों आ जाएं तो चार्ज डोमेन होता है। चार्ज कैसा होना चाहिए? हाइयर होना चाहिए। किसका? एनायन का या कैटायन का। यहाँ पे कितना चार्ज है? +1 +2 +3। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी। तो चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है, तो इसलिए ऑर्डर हो जाएगा ये। सो दीज आर द examples of lattice enthalpy to define the factor affecting lattice enthalpy। समझ में आ गया कि लैटिस एंथैल्पी कैसे वर्क करती है, क्या होती है, कैसे हम फाइंड करेंगे? नोट डाउन करो। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फजान रूल।